अनुवाद भाग को आज भी हम पढ़ेंगे। छात्रों, आज मैं हिंदी से अंग्रेजी या कन्नड़ में किस तरह अनुवाद किया जाता है, ये विषय को आज पढ़ाने जा रहा हूँ। आपके सिलेबस में अनुवाद भाग में दो तरह से दिया गया है। एक से अंग्रेजी या कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद करना और हिंदी से अंग्रेजी या कन्नड़ में अनुवाद करना। लास्ट पीरियड मैंने आपको अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के तरीके क्या है और उनके नियम क्या है, लाभ क्या है या महत्व क्या है, ये सभी मैंने लास्ट पीरियड बता दिया है। आज मैं हिंदी से अंग्रेजी या कन्नड़ में अनुवाद कैसा किया जाता है, इसी के बारे में विवरण करने जा रहा हूँ। और ये अनुवाद करने के पहले यह अनुवाद करने का लाभ क्या है, उद्देश्य क्या है और उद्देश्य को पूर्ति करने के बाद आपको क्या लाभ है और अनुवाद का अर्थ क्या है, अनुवाद कैसे किया जाता है, ये सभी विचार मैं पहले बता दूंगा। ये करने के बाद मैं तो आपको हिंदी परिच्छेद को देकर उसे अंग्रेजी में कैसे करना है वह परिच्छेद का नमूना तो दे दूंगा। देखेंगे, पहले मैंने यहाँ दिया है अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी या कन्नड़, अर्थात हिंदी परिच्छेद आपको दिया जाता है, अंग्रेजी या कन्नड़ में उसको अनुवाद कैसे किया जाए। यह अनुवाद एक कला है। अनुवाद को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि केवल एक भाषा ज्ञान प्राप्त करने से हमारा काम तो पूर्ण नहीं होगा, तो दूसरी भाषा की आवश्यकता भी चाहिए। तो उसका उद्देश्य को देखेंगे। अनुवाद सीखने के उद्देश्य, अनुवाद विधा का ज्ञान कराना है। अनुवाद का विधा जो है उसका ज्ञान कराना है। अनुवाद का प्रयोग कराना या समझाना, अनुवाद कैसे उसका प्रयोग करना है और आप लोगों को समझाना उद्देश्य है। और तीसरा है हिंदी से अंग्रेजी या कन्नड़ भाषा के अनुवाद को समझाना है। अनुवादों के नियमों का परिचय कराना है और भाषा की शुद्धता की ओर ध्यान देना, ये भी अनुवाद के उद्देश्यों में है। और उसका परिणाम क्या है या उसका महत्व लाभ क्या है, ये अनुवाद पढ़ने के या करने के बाद अनुवाद विधा का ज्ञान हम करेंगे, व्याकरण का प्रयोग समझेंगे, अनुवादों के नियमों का परिचय करेंगे, हिंदी से अंग्रेजी या कन्नड़ भाषा के अनुवाद को समझेंगे, अनुवाद की शुद्धता की ओर ध्यान देंगे। ये सभी अनुवाद से परिणाम या उपयोग है। और चौथे अध्याय या भाग में अनुवाद का महत्व क्या है, कुछ एक विषयों को मैंने यहाँ आपको दे दी है। अनुवाद आज के युग की एक अनिवार्य आवश्यकता है। क्या अनुवाद एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि हम एक जगह में रहकर हमारा जीवन यापन नहीं कर सकते। तो वैश्वीकरण होने के कारण एक देश से दूसरे देश को, एक राज्य से दूसरे राज्य को जाना पड़ता है। तो जाते समय एक ही भाषा जानने लेने से, समझ लेने से हमारा काम पूर्ण नहीं होगा। जैसा कि हम कर्नाटक में रहते हैं, कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़ है, परंतु कन्नड़ को ही लेकर हम दूसरे देश में या राज्य में जाने से हमारा व्यवहार करना असाध्य हो जाता है। इसलिए दूसरी भाषा की जानकारी होना चाहिए, तो पहले हमें अनुवाद के संबंध में जानकारी लेना है। यहाँ दिया गया है एक भाषा के किसी विषय का दूसरी भाषा में रूपांतर करना ही अनुवाद कहलाता है। अनुवाद किसे कहते हैं? एक भाषा के किसी विषय का
दूसरी भाषा में रूपांतर करना ही अनुवाद कहलाता है। हर भाषा का शाब्दिक, वाक्यात्मक, मुहावरा और लोकोक्ति विषयक अपनी विशिष्टताएं होती है। तो अनुवाद समझ लेना चाहिए तो इससे पहले हमें उनके महत्व के बारे में विचार होना चाहिए, क्योंकि हर एक भाषा का शाब्दिक, वाक्यात्मक, मुहावरा, लोकोक्ति विषय अपनी ही विशेषताएं होती है। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಮುಹಾವರೆಗಳಿರ್ತವೆ, ವಾಕ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ, ಶಬ್ದಗಳಿರ್ತವೆ, ತನ್ನದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. हमें समझ लेना चाहिए। इसलिए शब्दशः अनुवाद नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने शब्द की वैशिष्ट्यता होने के कारण शब्द शब्द अनुवाद नहीं करना चाहिए। और अनुवाद में भावों की समानता होनी चाहिए। भावों की समानता होनी चाहिए। ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ। समानता की यह निकटता जितनी अधिक होती है, अनुवाद उतना अच्छा होता है। भाषा के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखकर अनुवाद करने से अनुवाद उच्च कोटि का होता है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है। भाषा के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखकर ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಅನುವಾದವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದು ಆಗ್ತದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದು ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಅನುವಾದವು उच्च वर्ग का या उच्च कोटि का हो सकता है। अनुवाद का अर्थ व परिभाषा ये भी हमें जान लेना चाहिए कि अनुवाद का अर्थ है एक भाषा के कथ्य को अर्थात कथनक को उसी रूप में दूसरी भाषा में ले जाने की प्रक्रिया। स्पष्ट है? क्या है? अनुवाद का अर्थ है एक भाषा के कथ्य को उसी रूप में, परिवर्तन नहीं करना है, उसी रूप में दूसरी भाषा में ले जाने की प्रक्रिया को हम अनुवाद कहते हैं। अनुवाद अर्थात शब्द अर्थ है अनु प्लस वाद। अनु का अर्थ है पीछे या बाद में और वाद का अर्थ है कहना। अनु का अर्थ है पीछे या बाद में और वाद का अर्थ है कहना, यानी यह भाषा की बात को दूसरी भाषा में कहना ही अनुवाद कहलाता है। अर्थात एक भाषा की बात को दूसरी भाषा में कहना ही अनुवाद कहलाता है। एक परिभाषा मैंने यहाँ दे दी है, दो परिभाषा। एक है डॉक्टर पूरन चंदन के अनुसार। डॉक्टर पूरन चंद ने कहा है एक भाषा का दूसरी भाषा में प्रस्तुतीकरण की प्रणाली अनुवाद कहलाती है। एक भाषा का दूसरी भाषा में प्रस्तुतीकरण की प्रणाली अनुवाद कहलाती है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। ये दो परिभाषाओं को पढ़ने के बाद एक निर्धार आ सकता है। क्या है? देखिए, उपरोक्त परिभाषा के आधार पर ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ के आधारದಲ್ಲಿ कहा जा सकता है कि अनुवाद एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में उसी रूप में प्रस्तुत करने का नाम है। ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಅನುವಾದ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡುವ ಹೆಸರೇ अनुवाद। क्या है? एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में उसी रूप में, ये बहुत मुख्य है, उसी रूप में परिवर्तन ना होना है, प्रस्तुत करने का नाम है
अनुवाद। यह प्रस्तुतिकरण शाब्दिक ना होकर भावात्मक होता है। और प्रस्तुत करना किस रूप में? शाब्दिक ना होकर, शब्द शब्द अनुवाद नहीं होना है, भावात्मक होता है। समान ना होकर समतुल्य होता है. समान ना होकर ಸಮನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಸಮತುಲ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. आदर्श अनुवाद, आदर्श अनुवाद वही है जो मूल रचना की शैली और भाव को अपनाकर किया जाए तथा अनुवाद से पाठक को आनंद आए। अनुवाद से पाठक, पढ़ने वाले व्यक्ति को आनंद आना चाहिए, जो मूल रचना से मिला था। अर्थात मूल रचना से जो आनंद आना है, वह आनंद अर्थ पाठक को मिलना चाहिए। अर्थात अनुवाद पढ़ने वाले व्यक्ति को आना चाहिए, तब ही वह अनुवाद सार्थक होता है और प्रयोजनकारी होता है। अनुवाद के प्रकार। अनुवाद के अनेक प्रकार हैं। मूल भाषा का शब्दशः अनुवाद कहलाता है। ऐसा अनुवाद अस्वाभाविक होने की संभावना होती है। मूल भाषा का भाव अनुवाद की भाषा में लाना भावानुवाद कहलाता है। इसमें मूल भाषा के शब्दों को बदला जाता है, पर भाव बदले नहीं जाते। भावानुवाद ही अनुवाद का अच्छा तरीका माना जाता है। एक भाषा के विषय को लेकर अपनी शैली में उसे दूसरी भाषा में व्यक्त करना छायानुवाद कहलाता है। छायानुवाद किसे कहलाते हैं? एक भाषा के विषय को लेकर अपनी शैली में उसे दूसरी भाषा में व्यक्त करना, अपनी ही शैली में दूसरी भाषा में व्यक्त करना छायानुवाद कहलाता है। साहित्य में अनुवाद की यह प्रक्रिया उपयोग की जाती है। इसमें अनुवादक को स्वतंत्रता होती है। छायानुवाद में अनुवादक को स्वतंत्रता होती है। आगे देखेंगे, किसी अवतरण का अनुवाद करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान देना है? ಅನುವಾದ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? मैंने यहाँ दिया है, करते समय निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना है। मैंने यहाँ 3 विषयों को बता दिया है। 3 ही, एक है पाठ पठन, दूसरा पाठ विश्लेषण, तीसरा अनुवाद। पहले पाठ पठन करना है। पाठ पठन क्या है? पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। किसी अवतरण का अनुवाद करने के पूर्व, अर्थात कोई परिच्छेद या वाक्य को अनुवाद करने के पूर्व उसे भाषिक तथा वैषयिक अर्थ की दृष्टि से पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद पाठ विश्लेषण करना है। तो किसी अवतरण का अनुवाद करने के पूर्व यह देख लेना चाहिए कि कहाँ शब्द का अनुवाद करना है और कहाँ पदबंध का और कहाँ उपवाक्य का, कहाँ एक वाक्य को एक अधिक वाक्यों में तोड़कर और कहाँ एक अधिक वाक्यों में जोड़कर और कहाँ एक अधिक वाक्यों को एक वाक्य में मिलाकर अनुवाद करना है। ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ವಿಭಾಗಿಸಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, कहाँ पदबंध का, कहाँ उपवाक्य का, कहाँ शब्द एक वाक्य को ಏಕಧಿಕ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ತೋಡ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುರಿದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಏಕಧಿಕ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಜೋಡ್ಕರ್ ಅಥವಾ 2 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಏಕಧಿಕ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಏಕ ವಾಕ್ಯ ಮಿಲಾಕರ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. बाद में अनुवाद
अवतरण को पढ़ने तथा विश्लेषण करने के बाद इसका अनुवाद करना चाहिए। पहले पढ़ना चाहिए, विश्लेषण करना है, विश्लेषण करने के बाद अनुवाद करना है। यह देखना चाहिए कि विषय, भाषा और शैली की दृष्टि से अनुवाद मूल अवतरण के निकट हो, मूल अवतरण के निकट हो, भाषा में प्रवाह और अर्थ स्पष्ट हो, भाषा में प्रभाव होना है और अर्थ स्पष्ट होना है। अभी मुख्य विषय के लिए अभी आए हैं। हिंदी से अंग्रेज में अनुवाद करते समय कौन कौन से विचारों के बारे में ध्यान देना है। मैंने यहाँ कुछ एक विचारों को रखा है। 2 स्लाइड में मैंने यह विषय रखा है, देखते जरिए। अनुवाद करने से पूर्व वाक्य को ध्यान से पढ़ लेना है। ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು गमन इट्टू ಓದಬೇಕು। उसके टेंस को पहचान लेना चाहिए। बाद में अनुवाद करते समय सरल शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। सरल शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। नियम के अनुसार ही अनुवाद करना अच्छा रहता है। है ना? अनुवाद करते समय सरल शब्दों के द्वारा अनुवाद करना चाहिए। साथ ही साथ अनुवाद के जो नियम है उन नियमों का पालन करना है। उसे शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए जिसका पूर्ण ज्ञान विद्यार्थी को ना हो। शब्द भंडार को बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। शब्द भंडार को बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बाद में सभी प्रकार के वाक्यों का ज्ञान होना चाहिए। ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು। उसके अनुवाद करने का ಫಾರ್ಮುಲಾ होना चाहिए। ಅದರ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು। वाक्यों में उचित शब्दों का उचित स्थान पर प्रयोग करना चाहिए। अनुवाद करते समय उचित अर्थात योग्य योग्य स्थान पर योग्य शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು। शब्दों के वर्णों की अच्छी याद रखना चाहिए। वर्ण अथवा अक्षर ಧ್ವನಿ ಆ ಶಬ್ದಗಳ ವರ್ಣಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ನೆನಪನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು। वर्णों के अच्छी याद रखना चाहिए। बड़े वाक्यों का अनुवाद घबरा कर नहीं बल्कि छोटे छोटे खंडों में बांट कर करना चाहिए। यदि वाक्य बहुत बड़ा है तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्या करना है बल्कि छोटे छोटे खंडों में बांट लेना है। ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, बांट कर रखना चाहिए। हस्तलेख सुंदर व साफ होना चाहिए। अर्थात अक्षर या हस्तलेख ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖನ ಸುಂದರ ಲೇಖನ ಇರಬೇಕು, ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರವಣಿಗೆ ಇರಬೇಕು। लिखावट की गति अच्छी होनी चाहिए। बरवಣಿಗೆಯ गति उत्तमವಾಗಿರಬೇಕು। लिखावट की गति अच्छी होनी चाहिए ताकि हम अपने किए गए अनुवाद को दोहरा भी सके। ये सभी हिंदी से अंग्रेजी या कन्नड़ में अनुवाद करते समय ध्यान देने की बात है। तो मैंने बाद में 2 उदाहरण को दे दिया है या नमूनाओं को दे दिया है। प्रथमतः मैंने हिंदी में दे दिया है और उसका हिंदी अंग्रेजी अनुवाद बाद में दे दिया है। देख लीजिए यहाँ। मैं तो यही जो मैंने दे दिया है वह तो पढ़ता जाऊंगा। अनुवाद के नमूने ये हिंदी से अंग्रेजी में दिया है, तो हिंदी में ये परिच्छेद है और अंग्रेजी में दिया है। परीक्षा में भी उसी तरह आपको इस तरह का एक परिच्छेद दिया जाता है, आपको अनुवाद इस तरह करना है। तो मैं यहाँ पढ़ता जाऊंगा और आपको नोट्स भी मिलेगा। बाजर
ऐसा सार्वजनिक स्थान है जहां बिना किसी रोकथाम के खरीदने वाले और बेचने वाले अपनी इच्छा की वस्तु खरीदने और बेचने आते हैं। ठीक है, इतना बड़ा एक वाक्य है, अंग्रेज में कैसे दिया है देख लीजिए। A market is public placed where buyers and sellers meet without any restriction to buy and to sell the things they like. गांवों साप्ताहिक बाजार लगाया जाता है। गलती तो कुछ हुई है तो आप ध्यान देना है, साप्ताहिक बाजार लगाया जाता है। Weekly markets are held in villages where commodities are sold on but जहां विनिमय से व्यापार चलता है, यहाँ तक। और अहमदाबाद के प्रसिद्ध मिल में तैयार हुए स्टैंडर्ड कपड़े के लिए देश भर में बाजार होता है। सोना या चांदी दुनिया भर में खरीद या बेच सकते। Standard cloth produced by a well-known mill at Ahmedabad has a countrywide market. Gold or silver can be bought and sold all over the world. पर तरकारियों या फलों के लिए इतना विशाल बाजार नहीं हो सकता। इनसे केवल एक शहर या गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। But vegetables or fruits cannot command such a wide market. They can cater only to the needs of the people of a town or a village. और एक नमूना मैं यहाँ आपको दे दूंगा। सभ्यता के लक्षणों में समाचार पत्र एक है। Newspapers are one of the signs of civilization. कोई राष्ट्र जितना ज्यादा शिक्षित होता है, उतनी ही ज्यादा वहाँ समाचार पत्रों की मांग होती है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति यह जानने के लिए सदा उत्सुक रहता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और इसकी जानकारी उसे समाचार पत्रों के माध्यम से ही मिल सकती है। The more a country is educated, the greater is the demand for newspapers. For an educated man is always eager to know what is going on this world. This information he can only have through the medium of newspaper. हर प्रकार का स्थानीय और विदेशी समाचार हमें देना ही समाचार पत्र का प्राथमिक कार्य है। The primary function of a newspaper is to supply us with all sorts of news, local and foreign. समाचार पत्रों से ही हम दुनिया की महत्वपूर्ण और दिलचस्प घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। It gives us information of what is going on in our own country and other parts of the world. It is only on account of a newspaper that we can closely follow the important
and interesting events of the world। इस तरह मैंने दो अनुवादों का नमूनाओं को आपको दे दिया है। ये अनुवाद आपको कुछ तो काम में आएगा और कुछ नमूनाओं को मैं तो आपको भेज दूंगा। अच्छी तरह से आप अंग्रेज से हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने की कला को जान लीजिए। इससे आपको परीक्षा के लिए ही नहीं, आपके भविष्य में भी बहुत बहुत उपयोग होगा। परीक्षा में आपको 5-5 अंक के 10 अंक इसी विषय को लेकर आएंगे, तो आप बहुत कम नहीं है। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 5 अंक है, अंग्रेज से हिंदी में अनुवाद करने के लिए 5 अंक है। कुल मिलाकर 10 अंक के प्रश्न आपको परीक्षा के लिए आएंगे। केवल परीक्षा की दृष्टि ही नहीं, आपको भविष्य में भी अनुवाद करने से बहुत बहुत लाभ होगा। ये कला को अब से आप जान लीजिए, आपको भलाई हो जाएगा। घर में ही रहिए, अच्छी तरह पढ़ाई कर लीजिए, आरोग्य के बारे में ध्यान दीजिए, घूमना फिरना कम कीजिए, आपको भलाई हो जाए। नमस्ते। आज मैं यह पाठ समाप्त कर लेता हूँ। अगले पेड़ और एक विषय को लेकर आऊंगा। नमस्कार।